नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की अपनी सीरीज में आज के सेशन में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में बहुत से अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं और आज के समय में यह पूरा विषय एक हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट यानी कि एक इतिहास लेखन के वाद विवाद का रूप ले चुका है। आज के सत्र में हम प्रोफेसर नयनजोत लहरी द्वारा प्रयुक्त शैली का प्रयोग करते हुए इस पूरे विषय को समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनको 3 व्यापक वर्गों में बांट के देखा जा सकता है। इनमें से पहला वर्ग है आक्रमण संबंधी दृष्टिकोण, दूसरा वर्ग है पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण और तीसरे वर्ग में हम रखते हैं उन इतिहासकारों के दृष्टिकोणों को जो ये मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन था वो असल में शहरी सभ्यता से ग्रामीण संस्कृतियों के संक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम आक्रमण संबंधी दृष्टिकोणों को कुछ और विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। आक्रमण संबंधी दृष्टिकोणों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पहला जो कंट्रीब्यूशन आता है वो रामप्रसाद चंद के द्वारा दिया गया था। चंद के अनुसार आर्यों के आक्रमण से सिंधु शहरों का विनाश हुआ था। उन्होंने ऋग्वेद में उल्लिखित पणि शब्द का प्रयोग सिंधु शहरों में रहने वाले लोगों के लिए किया और साथ में पुर शब्द का प्रयोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु नगरों के लिए किया। कालांतर में लगभग 1929 के आसपास चंद का दृष्टिकोण बदल गया। अब आक्रमण की अपनी पहली थ्योरी को छोड़कर चंद ने एक नया तर्क प्रस्तुत किया जिसके अनुसार आर्यों ने अल्पसंख्यक होते हुए भी सिंधु सभ्यता में पुरोहित बनकर सभ्यता को नियंत्रित किया। तो इस तरीके से उन्होंने रिलीजियस डोमिनेशन की थ्योरी देने का प्रयास किया। अपने निष्कर्ष में रामप्रसाद चंद ने यह कहा कि आगंतुक आर्यों और मूल निवासी सिंधु सभ्यता के नगर निवासियों के परस्पर अंतर संबंधों से एक मिश्रित हिंदू सभ्यता का उदय हुआ। तो उनका यह मानना था कि बाद के समय में जिसको हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति कहा गया वो असल में आर्यों और सिंधु सभ्यता के लोगों के साझा संस्कृतियों का एक सम्मिश्रण थी। अगला महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हमें इस संदर्भ में मिलता है गॉर्डन चाइल्ड से। उन्होंने भी आर्यों द्वारा सिंधु सभ्यता के विनाश की थ्योरी को प्रतिपादित किया, उसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने जो इसका तर्क दिया वो थोड़ा सा अलग था। उनके अनुसार सेमेट्री एच संस्कृति जो थी, जो मोहनजोदड़ो में भी मिलती है, सेमेट्री एच संस्कृति के निवासियों की पहचान उन्होंने वैदिक साहित्य में वर्णित आर्यों से की और इस आधार पर उन्होंने ये माना कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के शहरों का विनाश किया। इसके बाद हम बात कर सकते हैं मॉर्टिमर व्हीलर की, जिन्होंने 1940 के दशक में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की। मॉर्टिमर व्हीलर ने पहली बार आर्यों के आक्रमण के पुरातात्विक साक्ष्य देने का प्रयास किया। उन्होंने मोहनजोदड़ो की सड़कों पर बिखरे कंकाल और हड़प्पा के रास्तों को जानबूझकर बंद किए जाने के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा कि असल में आर्यों के आक्रमण के कारण ही इन शहरों का विनाश हुआ था। उन्होंने गॉर्डन चाइल्ड की इस थ्योरी से भी अपनी सहमति जताई जिसके अनुसार सेमेट्री एच कल्चर या सेमेट्री एच संस्कृति के लोगों की पहचान आर्यों से की गई थी। कई इतिहासकारों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी की आलोचना की और इसमें सबसे प्रमुख नाम हम मान सकते हैं प्रोफेसर पीवी काणे का, जिन्होंने 1953 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अपना व्याख्यान देते हुए व्हीलर की थ्योरी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पहला तर्क यह रखा कि व्हीलर की जो थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की वो मोहनजोदड़ो पर केंद्रित है। उनका यह मानना था कि मोहनजोदड़ो पर केंद्रित इस थ्योरी को हम पूरी सभ्यता के संदर्भ में नहीं देख सकते क्योंकि इसके लिए साक्ष्य जो हैं वो अपर्याप्त हैं। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में भी काणे ने
एक प्रश्न चिन्ह लगाया। उनका यह मानना था कि 1 लाख की जनसंख्या वाले शहर में अगर 25 कंकाल मिलते हैं तो क्या उसके आधार पर नरसंहार की थ्योरी को उपयुक्त माना जा सकता है? उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर बीबी लाल ने भी इस थ्योरी का खंडन किया। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो में सिमेट्री एच और हड़प्पा सभ्यता के स्तरों के बीच में 4 फीट मोटी मिट्टी की परत थी और इसके कारण यह मानना बहुत मुश्किल है कि ये दोनों संस्कृतियां या सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। इसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि मोहनजोदड़ो के पतन के समय सिमेट्री एच संस्कृति अस्तित्व में ही नहीं थी। A.D. पुसलकर ने भी अपने ढंग से इस थ्योरी का खंडन किया। उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता ऋग्वैदिक लोगों द्वारा स्थापित साझा भारतीय संस्कृति के जीवन काल का मात्र एक चरण भर थी और इस आधार पर पुसलकर ने हड़प्पा सभ्यता को इंडो आर्य संस्कृति के बाद का माना। हालांकि इस तर्क को भी बहुत सारे इतिहासकार ठीक नहीं मानते हैं, पर फिर भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के खंडन के संदर्भ में पुसलकर ने यह तर्क दिया था। 1964 में जॉर्ज डेल्स ने एक्सपीडिशन नामक पत्रिका में अपना शोध पत्र लिखा और आर्यन इन्वेजन थ्योरी की समस्याओं को रेखांकित किया। उनका यह मानना था कि मोहनजोदड़ो से मिले कंकालों को अगर उनके पुरातात्विक चरणों के संदर्भ में देखा जाए, उनका आकलन किया जाए, तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कंकालों में से अधिकांश मोहनजोदड़ो को त्याग दिए जाने के बाद के चरण के हैं। तो निश्चित रूप से उनका यह मानना था कि ये पूरे जितने भी कंकाल हैं, ये जो अर्बन फेज है उसके बाद के काल के हैं, जब इस शहर को छोड़ा जा चुका था, त्यागा जा चुका था। वो ये मानते हैं कि कुछ कंकालों की स्थिति निश्चित रूप से हिंसक मृत्यु के संकेत जरूर देती है, पर फिर भी इन संदर्भों में आर्यों के आक्रमण के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रामप्रसाद चंद, गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर ने बहुत ही फोर्सफुली, बहुत पुरजोर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने इस थ्योरी की समस्याओं को रेखांकित किया और कालांतर में इस थ्योरी को लगभग पूरी तरह से त्याग दिया गया। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोणों की। पर्यावरण के संदर्भ में जो दृष्टिकोण हमारे समक्ष आते हैं, उनमें से कई बहुत प्रभावशाली रहे और इन दृष्टिकोणों ने 2 बातों को रेखांकित किया। पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक होने वाली घटना नहीं थी। दूसरी बात कि किसी न किसी स्वरूप में पारिस्थिति के असंतुलन के चलते हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और यह पतन अचानक ना होकर लंबी अवधि में हुआ होगा। सबसे पहले जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है बाढ़। हड़प्पा सभ्यता का नदियों और नदी घाटियों से रिश्ता बहुत गहरा बताया जाता है। मोहनजोदड़ो, चान्हूदड़ो और कोटदीजी सिंधु नदी के मुहानों पर बसे हुए थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित था। बहावलपुर का चोलिस्तान क्षेत्र तथा उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र था, यह घग्गर हकड़ा नदी के चारों ओर स्थित था। राखीगढ़ी, बनावली तथा मीताथल जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र सरस्वती, दृशद्वती नदियों के मुहाने पर स्थित थे। गुजरात में रंगपुर तथा लोथल जैसे स्थान भादर और साबरमती नदियों के किनारे अवस्थित थे। एक दृष्टिकोण के अनुसार नदियों ने ही इस सभ्यता को पोषित किया और इन्हीं नदियों के कारण ही इस सभ्यता का अंत भी हुआ। E.J.H. मैके ने चान्हूदड़ों में आवासीय चरणों के बीच में गाद के ढेरों के जमावड़े, गाद यानी सिल्ट वो मिट्टी होती है जो नदियों के साथ बहती है और जब बाढ़ के बाद नदियों का पानी उतर जाता है तो ये गाद जमी रह जाती है।
तो उनका यह मानना था कि चान्हूदड़ों में आवासीय चरणों के बीच में गाद के ढेरों के जमावड़े के आधार पर यह माना जा सकता है कि संभवतः इस शहर को अंततः बाढ़ के कारण त्याग दिया गया होगा। एस.आर. राव ने लोथल में ऐसे ही साक्ष्यों के आधार पर लगभग यही निष्कर्ष निकाला था। बाढ़ के अलावा एक और प्रभावशाली दृष्टिकोण यह मानता है कि इस पूरी प्रक्रिया में भूकंप तथा बाढ़ दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने में M.R. साहनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनका यह मानना था कि हड़प्पा बस्तियों, विशेष रूप से सिंध की बस्तियों का अंत सामान्य बाढ़ से नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसी बाढ़ वहां एक सामान्य घटना थी। लगभग हर साल इस तरीके की बाढ़ वहां आती थी। उनका यह मानना था कि जिस बाढ़ से सभ्यता का अंत हुआ होगा वह भूगर्भ में प्लेटों के घर्षण की वजह से, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, भूमि के कहीं कहीं ऊपर उठ जाने की वजह से नदियों का मार्ग रुक जाने के कारण आई होगी, जिसने हड़प्पा बस्तियों को पूरी तरह से लंबी अवधि के लिए जलमग्न कर दिया होगा। R.L. रॉयक्स ये मानते हैं कि मोहनजोदड़ो में अपेक्षाकृत ऊंचे आवासीय चरणों में भी गाद मिली है, यानी सिल्ट मिली है। कहीं कहीं पर भूमि तल से 75 से 80 फीट ऊंचे चरणों में भी यह गाद मिलती है। रायक्स का तर्क है कि सामान्य बाढ़ से इतनी ऊंचाई पर गाद जमा होना बहुत कठिन है। आगे वो तर्क देते हैं कि भूकंप के चलते भूविन्यास यानी लैंडस्केप में आए परिवर्तनों के कारण मोहनजोदड़ो के आसपास भूमि का स्तर उठ गया होगा और सिंधु नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया होगा। ऊंचे स्तरों तक पानी जमा हो गया होगा और पूरा शहर लंबे समय के लिए जलमग्न हो गया होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि R.L. रॉयक्स और M.R. साहनी के तर्क एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण जो पर्यावरणीय संदर्भों में महत्वपूर्ण है वो है नदियों के सूखने का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के मूल में यह विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जल के आधिक्य से नहीं, यानी कि जल की अधिकता से नहीं, बल्कि उसकी कमी से हुआ। इस संदर्भ में सबसे रोचक साक्ष्य घग्गर हकड़ा नदी के बारे में है। अब सूख चुकी यह नदी एक समय शिवालिक से निकलकर थार रेगिस्तान और पाकिस्तान के चोलिस्तान क्षेत्र से होकर कच्छ के रण तक जाती थी। आज भी बीकानेर और चोलिस्तान क्षेत्र में इस नदी का प्राचीन मार्ग 2 से 4 मील चौड़ा प्रतीत होता है। इसी क्षेत्र, विशेष रूप से चोलिस्तान बहावलपुर क्षेत्र में हड़प्पा बस्तियों का घनत्व सबसे अधिक था और इनमें से अधिकांश घग्गर हकड़ा नदी के मुहाने पर बसे थे। विकसित हड़प्पा काल में इन बस्तियों की गिनती 174 तक जाती है। पाकिस्तानी पुरातत्वविद प्रोफेसर रफीक मुगल के शोध से पता चलता है कि विकसित हड़प्पा काल के बाद इस क्षेत्र में आवासीय बस्तियों की संख्या में भारी कमी दिखाई देती है। मुगल के अनुसार परवर्ती हड़प्पा काल में यहां मात्र 50 बस्तियां ही अस्तित्व में थीं। इसका कारण मुगल 2100 ईसा पूर्व से घग्गर हकड़ा नदी के सूखने को मानते हैं। तो इस तरह से नदियों का सूखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरणीय कारणों में एक और प्रभावशाली कारण जो बताया गया है वो है नदियों का मार्ग परिवर्तन। अधिकांश पुरातत्वविद घग्गर हकड़ा नदी के सूखने के तर्क को तो ठीक मानते हैं, पर सवाल यह उठता है कि यह हुआ क्यों यह नदी सूख गई। रायक्स का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घग्गर हकड़ा तंत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नदी, जिसे आज हम यमुना कहते हैं, अपना मार्ग बदलकर गंगा तंत्र से आकर जुड़ गई। वो ये भी मानते हैं कि यमुना पृथ्वी के परिक्रमण यानी रोटेशन के प्रभाव में एक तंत्र से दूसरे तंत्र के बीच झूलती रहती होगी, पर कई पुरातत्वविदों ने इसका खंडन किया है। उनका यह मानना है कि अगर यह प्रभाव है, अगर रोटेशन की वजह से, अगर पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से नदियां एक तंत्र से दूसरे तंत्र में जुड़ सकती हैं, तो यह प्रभाव पंजाब की नदियों पर भी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ।
इसी प्रकार यह तर्क भी दिया गया है कि सिंधु भी मार्ग बदलते बदलते मोहनजोदड़ो से 30 मील दूर हो गई थी, जिसके चलते मोहनजोदड़ो को भी त्याग देना पड़ा था। तो एक प्रभावशाली कारण के तौर पे नदियों के मार्ग परिवर्तन को भी प्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं अस्थिर वर्षा और शुष्क काल के तर्क के संदर्भ में। गुरदीप सिंह ने राजस्थान में सांभर, डीडवाना तथा पुष्कर की झीलों से प्राप्त पराग अवशेषों यानी पॉलन स्पेसिमेंस के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ये अवशेष अस्थिर वर्षा के पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। इस आधार पर सिंह ने इस क्षेत्र में 1800 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुष्क काल यानी कि एरिड फेज की शुरुआत की अवधारणा स्थापित की, जो बहुत प्रचलित रही। सिंह के अनुसार यही शुष्क काल हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रहा होगा। पर वीएन मिश्र का यह मानना है कि इतनी विशाल सभ्यता का पतन वर्षा की अस्थिरता से होना एक कमजोर तर्क प्रतीत होता है। एक अन्य बहुत प्रभावशाली दृष्टिकोण रहा है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय अस्थिरता होने का दृष्टिकोण। यह तर्क मूल रूप से विष्णु मित्रे तथा वॉल्टर फेयर सर्विस ने प्रस्तुत किया है। विष्णु मित्रे ने राजस्थान के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के आवश्यकता से अधिक प्रयोग तथा वनों की अनवरत कटाई के कारण पारिस्थितिकी पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर बल दिया है, जो सभ्यता के पतन का कारण बने। वहीं फेयर सर्विस सिंध के संदर्भ में नगरीय मांग और भूमि की क्षमता के बीच उत्पन्न असंतुलन को पतन का एक बड़ा कारण मानते हैं। वनों तथा घास के मैदानों की कटाई के चलते एक आर्थिक विपदा आने लगी थी। यहां यह कहना महत्वपूर्ण है कि फेयर सर्विस के तर्कों के पीछे अनुमान यानी कि असेसमेंट अधिक और साक्ष्य यानी एविडेंस कम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं निरंतरता के दृष्टिकोणों के विषय में, यानी कि शहरी सभ्यता से ग्रामीण संस्कृतियों के संक्रमण के संदर्भ में जो दृष्टिकोण हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। धीरे धीरे पुरातत्वविदों ने इस बात को रेखांकित करना शुरू किया कि असल में जिसको हम सभ्यता का पतन मानते हैं संभवतः वो सभ्यता के शहरी स्वरूप का पतन था, और इसी मूल भावना के साथ इस संक्रमण की व्याख्या को प्रतिपादित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में प्रचलित इस विचार में, यानी कि जो निरंतरता का विचार है, इसमें यह तर्क दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अवसान असल में इसके शहरी स्वरूप का अवसान था। उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में परवर्ती अथवा उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता के वंशज के रूप में देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद की ग्रामीण संस्कृतियों के संबंध की व्याख्याओं की अपनी जटिलताएं हैं, क्योंकि जहां शहरी सभ्यता के अधिकांश अभिलक्षण पूरे उपमहाद्वीप में एक समान थे, यानी कि उनमें एक यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन था, वहीं परवर्ती संस्कृतियों में व्यापक आंचलिक विभेद दिखाई देते हैं। M.R. मुगल द्वारा सिंध में झुकर नामक स्थान में किए गए उत्खननों से पता चलता है कि यहां की परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुकर संस्कृति कहा जाता है, के मृदभांड विकसित हड़प्पा काल के मृदभांडों से मिलते जुलते थे, और इसी कारण मुगल इस पूरी संस्कृति को विकसित हड़प्पा सभ्यता से पूर्ण रूप से अलग न मानकर उसी का एक परिवर्तित रूप मानते हैं। इसी प्रकार S.R. राव ने गुजरात में रंगपुर में किए अपने उत्खननों से भी ऐसे ही निष्कर्ष निकाले हैं। यहां के पुरातात्विक चरणों में विकसित हड़प्पा काल के बाद एक पतनोन्मुख हड़प्पा सभ्यता का चरण दिखाई देता है, जो लगभग 400 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसके बाद एक संक्रमण का काल आता है, यानी कि ट्रांजिशन या परिवर्तन का काल आता है, जहां हड़प्पा तत्वों के साथ साथ कुछ नए परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि संक्रमण के काल में हड़प्पा के भी तत्व थे और नए तत्व भी दिखाई दे रहे थे। इसके अगले चरण में
यहां एक नई आंचलिक संस्कृति, जिसे लस्ट्रस रेडवेयर कल्चर यानी कि चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति की संज्ञा दी गई है, का उद्भव होता है। राव इस पूरी लंबी प्रक्रिया को विकसित हड़प्पा के शहरी काल से परवर्ती हड़प्पा की ग्रामीण संस्कृति में संक्रमण के तौर पे देखते हैं। दिलीप चक्रवर्ती के अनुसार परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों में द्वारका और दामाबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर विकसित हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट शहरी अभिलक्षण विद्यमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो बाकी की परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों में हमें हड़प्पा सभ्यता के जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अपवादों में भी ये अभिलक्षण बहुत सीमित रूप में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार शिल्प उत्पादन और क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय विनिमय के संदर्भ में भी परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां विकसित हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत छोटा सा प्रतिरूप साबित होती हैं। संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स तथा शिल्प तथ्यों यानी आर्टिफैक्ट्स के साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों में उनके विकसित हड़प्पा प्रतिरूप पहले की तरह ही अस्तित्व में थे, पर उनका सीमित स्वरूप इस बात को भी रेखांकित करता है कि इनमें उन संरचनाओं और तंत्रों का अभाव था जिसने हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग भागों को एक साथ जोड़कर रखा था। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों में बसावट की शैली की तुलना करें, यानी सेटलमेंट पैटर्न की अगर तुलना करें, तो तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात कि चोलिस्तान बहावलपुर क्षेत्र में बस्तियों की संख्या में भारी कमी आती है, जहां मुगल के अनुसार 174 से 50 की संख्या रह जाती है। सतलुज और यमुना के बीच के क्षेत्र में बस्तियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई देती है। 1984 तक 563 हड़प्पा बस्तियों में से जींद, जो हरियाणा में है, तथा सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, इन जिलों में क्रमशः 96 और 99 परवर्ती हड़प्पा बस्तियां मिली हैं। तीसरा, गुजरात में भी परवर्ती हड़प्पा बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई देती है, जहां पर यह संख्या 20 से 152 तक पहुंच जाती है। ऐसा संभव है कि प्रतिकूल पर्यावरणीय कारणों तथा शुष्क जलवायु के कारण सिंधु और घग्गर हकड़ा नदियों के विशाल शहरों को त्याग दिया गया और पूर्व की ओर पलायन होने लगा। इस लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सिंधु और गंगा के बीच के क्षेत्रों में छोटी छोटी परंतु अधिक संख्या में ग्रामीण बस्तियों को बसाया गया, जिन्हें हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों के नाम से जानते हैं। इन ग्रामीण बस्तियों के भौतिक अभिलक्षण यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हड़प्पा सभ्यता के कुछ तत्वों तथा इनके अपने स्थानीय सांस्कृतिक स्वरूपों का एक मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। इस तरह से हमने 3 व्यापक दृष्टिकोणों में इस पूरे विषय को बांटा और यह देखने का प्रयास किया कि अपने अपने अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों में इन तीनों दृष्टिकोणों की क्या प्रासंगिकता है। अब यह कहा जा सकता है कि आक्रमण की जो थ्योरी है उसको लगभग पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा चुका है, त्यागा जा चुका है, लेकिन पर्यावरणीय संदर्भों के कारणों में और निरंतरता के विषय को लेकर अब भी एक व्यापक वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। फिर भी हाल के समय में निरंतरता की थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। अगले सत्र में हम हड़प्पा सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण अभिलक्षण के विषय में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।